गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वेक्टर एजुकेटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो लास्ट की अगर हम बात करें सबसे पहले, देखो हमारे पास लास्ट डे 1 था, हमारे पास कल जो हमने पढ़ा था डे 1 था, उसमें हमने क्वेश्चन किए थे पिछले साल के जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे उनके बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, आज हम बात करेंगे फिर से वापस प्रीवियस के आपके जो क्वेश्चंस आए होंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे जो आज क्वेश्चन हम करेंगे, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हमने किए थे, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एडवांस के क्वेश्चन को लेते हुए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एडवांस के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, आपके पास आते हैं, जो पिछले साल में क्वेश्चन क्या क्या आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल द हाइट CD इंटरसेक्ट AB एट D। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास एक ट्रायंगल है ABCD, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ कि जो मेरे पास एक ट्रायंगल है वो क्या है ABCD। कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABCD। यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है C हो गया है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, इसकी हाइट जो है CD इसकी हाइट है। तो CD हाइट कैसे होती है हमें पता है कि यहाँ पे C पॉइंट से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, किस पर AB पर, जो आपको क्या बताएगा यहाँ पे D पॉइंट पर टच होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 हो जाएगा। यही इसकी क्या हो जाती है यहाँ पे हाइट यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद देखो आगे, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, आगे बोला गया हमें कि द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC आर P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम बात करें तो AB और यहाँ पे AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये उसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा P पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे BC का जो मिड पॉइंट हमें बोला गया है, BC का मिड पॉइंट क्या बोला गया हमें यहाँ पे Q बोला गया। तो ये मान लेते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर है Q पॉइंट यहाँ पर आपका होता है। तो अगर हम बात करें तो हमें ये पॉइंट दे रखे हैं, हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना लिया है डायग्राम। इसके बाद हमें क्या बोला गया है, इफ AD इज 8 सेंटीमीटर, तो AD कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें CD की, तो CD हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, CD जो हाइट आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे आपको पास 6 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा क्या गया वो देख लेते हैं कि देन द लेंथ ऑफ PQ, हमें क्या बताना है, इस PQ की लेंथ हमें यहाँ पर बतानी है कि ये PQ जो है कितना होगा। तो देखो इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ चीजें जो है, अगर आपको जो क्लासरूम में मैंने बताई थी, अगर वो आपको याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। तो किस तरह से करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें पता है कि देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ADC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ADC। अगर हम बात करें ADC ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर क्या हो गया, एक तो इसकी साइड हो गई यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या है यहाँ पे 8 और 6 से। और अगर हम बात करें तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, यानी कि AC इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसका AC हाइपोटेनस क्या होता है कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, दोनों का सम का स्क्वायर रूट जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस। या हमें ये भी पता है कि जो 888 होती है यहाँ पे 6 से 8 की जो 888 होती है वो क्या होती है 6, 8, 10। ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लासरूम में बता चुका था यहाँ पे। तो बात करें उस केस में जो आपका 10 क्या हो जाता है यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाता है। इसका मतलब ये है लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। तो देखो यहां से मैंने 10 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो है आपको मैंने क्लासरूम में बताया था कि जो थ्योरम होती है, एक थ्योरम क्या होती है यहाँ पे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपके पास में, ये आपके पास हो गया PQR एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें एक जो आपके पास थ्योरम होती है वो क्या थ्योरम बोलती है आपके पास यहाँ पे कि अगर कोई भी दो साइड्स, कोई भी अगर दो साइड्स की मैं बात करूं, अगर उनके मिड पॉइंट को मिला के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, यहां से मान लीजिए कि PR का जो है मिड पॉइंट ये हो गया और QR का जो मिड पॉइंट है वो ये हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ होगा, ये लाइन सेगमेंट इसको मान लेता हूं मैं यहाँ पे A और B। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है आपके जो उसके अपोजिट साइड, यानी कि जो तीसरी साइड जो बचती है उसके हमेशा पैरेलल होता है। यानी क्या होता है आपके पास में AB हमेशा पैरेलल होगा किसके, PQ के यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने आपको क्लासरूम में बताई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक कंडीशन और थी कि उस केस में जो है आपके पास जो ये साइड, ये जो आपके पास सेगमेंट बनेगा AB, ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा AB, ये हमेशा क्या होता है आपका यहाँ पे, वो जो आपकी तीसरी साइड है उसका हमेशा हाफ होता है। क्या होता है उसका, हमेशा ये हाफ हो जाता है। तो इसी केस में अगर हम बात करें इसी ट्रायंगल की अगर हम बात करें यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कि AC साइड है और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट हो गया, दो लाइन का आपका मिड पॉइंट हो गया, तो लाइन सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट से हमने क्या मिलाया यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाया PNQ से। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जो अगर ये 10 है तो ये इसका क्या होगा, PQ जो है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमारा आंसर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से था ये क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, बस आपको जो पुरानी चीजें थी यहाँ पे एडवांस की वो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। क्या था आपके पास में, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशंस याद रखनी थी। दूसरा जो हमारे पास थ्योरम थी वो थ्योरम क्या थी हमारे पास में, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब हम बात करते हैं कोई भी दो लाइन के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होता है और हमेशा क्या होता है, हाफ यहां पे होता है। तो उसी चीज का हमने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके पास में, इजीली आप इसके 2 मार्क्स गेन कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से था ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, इसमें क्या बोला गया है, इफ a² + 1 = a देन वैल्यू ऑफ a³ इज। तो आपको a³ की वैल्यू यहां पर आपको बतानी है। तो आई आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा हमें, वो देखते हैं। देखो हमें बोला गया है कि a² + 1 = a हमें यहाँ पे गिवन है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। देखो किस तरह सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं हम। देखो हमें बोला गया है a² + 1 = a हमें यहाँ पे गिवन है। क्या दे रखा हमें यहाँ पे, a² + 1 = a आपको यहाँ पे गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a³ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखो a³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, a² × a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूं कि a² की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दूं, कहां से, यहां से। तो a² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a-1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² की वैल्यू हो जाएगी वो a-1 हो जाएगी और इनटू आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, तो वो आ जाएगा a² - a आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। यहां से क्या कर सकता हूँ, a² है यहाँ पे। अब ये a² कहाँ है मेरे पास, ये रहा x², a² यहाँ पर है। तो यहां से a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो क्या आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा a-1 और -a आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, a-1 - a, तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, -1 आपके पास यहाँ पे बचेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने अलजेब्रा में भी किए हुए हैं, काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कुछ इस तरह से, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 मार्क्स इसमें भी आप गेन कर सकते हो। तो 2016 का जो ये क्वेश्चन था आपके पास CGL का, वो आप इजीली यहाँ पे क्लियर का आंसर निकाल सकते थे। बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सिंपल चीजें थी यहाँ पे, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था आपके पास यहाँ पे क्या जरूरी है, सबसे पहले कि आपको प्रीवियस के जो भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आए हैं वो किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, क्या आपके पास एग्जाम में पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से था जो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व यहाँ पे करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते क्या दे रखा है हमारे पास, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, यहाँ पे देखो हमें बोला गया है x + 3 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x + 3y दे रखा है हमें, इक्वल टू क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, -3x + y हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू यहाँ पे x² / 2y² हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो कि 3x + 3y = क्या दे रखा है, -3x
आपको क्या दे रखा है, -3x प्लस y हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। x और y का यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x यहाँ पे हो जाएगा और इक्वल टू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो y में से हम कितना माइनस करेंगे, 3y माइनस जब करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2y हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। तो x अपॉन y हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा -1 अपॉन में 2 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमारे पास, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, वो हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इसके बाद हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2y² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास में। तो वो आ जाएगा हमारे पास में x² यानी कि -1 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 इंटू हमारे पास y कितना था 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। इस तरफ से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ इनको यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। इस तरफ देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², अगर हम बात करें यहाँ पे तो x² अपॉन 2y² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, अपॉन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 आपका ये आ गया है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/8 है जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना था। यहाँ पे पहले जो आपको देना था यहाँ पे कंडीशन, उस कंडीशन से आपको x और y की यहाँ पे रेशियोज निकालने थे और वही वैल्यू जो है आपको x और y की यहाँ पे रेशियोज में पुट करना था स्क्वायर्स की टर्म्स में। तो यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट कर दिया था और सिंपली आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आते हैं एडवांस के, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है एडवांस वाले पोर्शन में। तो जो जो चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको याद होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास। देखो हमें बोला गया है फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर ड्रॉन। ठीक है, एक आपके पास क्या हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से आपको क्या किया गया यहाँ पे कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ जो क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से, ताकि मुझे चीजें क्लियर हो जाएं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो टेंजेंट्स की अगर हम बात करें, टेंजेंट्स कहाँ हो जाएंगे, सर्कल पे हो जाएंगे। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, हो सकता है एकदम गोला ना बनाओ, ठीक है चलेगा, बट मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे। अब मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर आ गया आपके पास कहीं पे, तो मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरे पास, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, विजिबल है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ से क्या होगा 2 टेंजेंट बनेंगे। एक तो एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा हमारे पास में, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। तो 2 टेंजेंट मेरे पास यहाँ पे बन गए। इसका सेंटर कहाँ होगा सर्कल का, वो सेंटर यहाँ हो जाएगा। और ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे टच करेंगे, वो 2 पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, द कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट सब्सटेंस एट एन एंगल 72 डिग्री एट द सेंटर। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 इंटरसेक्ट वाले पॉइंट है, जो ये आपके पास पॉइंट है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसको पॉइंट देता हूँ A, इसको पॉइंट देता हूँ B, और ये जो हमारे पास सेक्शनल पॉइंट है इसको देता हूँ पॉइंट P, इसको यहाँ पे मैं ऑप्शन में देता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद सेंटर को मैं O नाम देता हूँ यहाँ पे, तो सेंटर मेरा O हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो हमें क्या बोला गया है कि यहाँ से जो एक कॉर्ड बनाई जाएगी और यहाँ से जो एक कॉर्ड बनाई जाएगी, ये बोला जाए कि जो दोनों कॉर्ड यहाँ से होगी वो क्या होगी, सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, तो वो सेंटर पर एंगल बनाती है, यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे 72 डिग्री यहाँ पे एंगल वो ड्रॉ करती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा हमें यहाँ पे कि ये जो एंगल होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इन दोनों पॉइंट से, वो क्या बनेगा 72 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो हमसे पूछा गया है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो हमें बताना है कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, टेंजेंट्स के बीच में एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमें ये बताना है। तो देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताया हुआ था कि अगर आपके पास अगर इस तरह के फिगर दे रखा हो, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो है अगर आपके पास टेंजेंट, तो एक सर्कल पे 2 टेंजेंट
खींची गई है, दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, तो उस केस में जो है इन दोनों एंगल्स का सम, जो इसका और इसका, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एंगल 90 हो जाता है और ये एंगल भी कितना हो जाता है 90 हो जाता है, ये दोनों एंगल 90 हो जाते हैं। तो हमारे पास पता है कि कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट्स की अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स में एंगल्स का सम कितना होता है, सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक क्वाड्रिलेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में 4 एंगल्स हैं, आपके पास में 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 हमारे पास होता है। एक कोई भी आपके पास चार साइड वाली अगर कोई भी एक आपके पास आकृति है तो उसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होता है इंटरनल एंगल्स का 360 हो जाता है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो 180 तो यहाँ हो चुका है ऑलरेडी, तो बचा हुआ कितना है 180 बचा, तो 180 क्या होगा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो वो क्या हो जाएगा 180 में से ये माइनस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 72 यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 72 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 108। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एंगल 108 डिग्री हमारे पास एंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आपका जो क्वेश्चन था सीजीएल 2016 में जो आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन को एक बार रीड करना था, समझना था क्वेश्चन में क्या दे रखा है और सिंपली आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास में, बस आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता था टेंजेंट्स वाला तो यहाँ पे सिंपली आप 2 मार्क्स इजीली गेन कर सकते थे। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो हमें बोला गया है लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज गिवन, 3 लाइन सेगमेंट्स की जो है हमारे पास लेंथ दे रखी है। हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल पॉसिबल विद द सेगमेंट्स इन द गिवन केसेस। तो आपको बताना है इन तीनों जो लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, तीनों लाइन सेगमेंट जो दे रखी है और 4 ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के थ्रू आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बात की थी ज्योमेट्री में, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पे हमारे पास क्या था कि मैंने आपको सबसे पहले लाइंस बताया था, डॉट्स बताया था, पॉइंट्स बताया था, लाइंस बताई थी, लाइंस के टाइप्स बताए थे। उसके बाद जब हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी यहाँ पे वो क्या था ट्रायंगल्स के अंदर, कि ट्रायंगल्स बनता कैसे है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके पास आपके पास जो कंडीशन होती है वो 2 कंडीशन होती है। अगर किसी भी ट्रायंगल को आपको बनाना है तो यहाँ पे जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, आपको याद होगा अच्छे से कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो कंडीशन क्या थी कि कौन सी 3 लाइन से जो है वो एंगल एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ होगा। तो उसके लिए कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसकी साइड ये वर्टेक्स हो गए ए बी और सी, तो इसकी मैं लेंथ का नाम देता हूँ यहाँ पे, ये साइड हो गई ए बी, सॉरी बी सी जो आपकी हो जाएगी वो ए हो जाएगी। अगर हम बात करें ए सी तो इसको मान लेता हूँ मैं बी हो गया आपकी इसकी लेंथ, और यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी को तो ये हो गया हमारे पास में सी, इसकी लेंथ यहाँ पे हो गई है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल जो है वो कब तक ड्रॉ नहीं होगा, जब तक कि यहां पर जो है कोई भी 2 साइड्स का जो सम होगा, यानी कि 2 साइड की जो लेंथ का सम यहां पे आएगा, यानी कि ए प्लस बी जो है, जब तक ये जो सम है तीसरी साइड से बड़ा नहीं हो जाता यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल ड्रॉ होने की पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि कोई भी 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड्स के लेंथ से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर जो है हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ये थी। या हमने क्या बोला था, और हमने बोला था यहाँ पे कि अगर ये हो सकता है कि दोनों जो 2 लेंथ है, 2 ट्रायंगल की जो बात करें 2 साइड्स की जो लेंथ है वो लेंथ का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो होगा, यानी कि लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से आपका यहाँ पे छोटा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो डिफरेंस आएगा 2 साइड्स का वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा, यानी कि तीसरी साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ऑप्शंस पे जाते हैं। तो ऑप्शंस पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शंस में जो है ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हुए, तो पहला ऑप्शन लेते हुए, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 + 7 जो है हमें दे रखा है, कितना 15 हो जाएगा। 8 प्लस पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन हमें बोला गया है तो इसमें 7 + 8 कर दें हम। पहला ऑप्शन में अगर हम बात करें
तो यहाँ पे 7 + 8 कितना आ जाएगा 15। अब ये 15 हो गया, तो ये तीसरी साइड जो है उससे क्या है छोटा है, तीसरी साइड से कितना है छोटा, जबकि हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें चाहिए था सम जो है वो बड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। तो पहला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को लेते हुए, तो दूसरा ऑप्शन हमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 8 + 15, इनका जो सम आएगा क्या वो 17 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपने पहले दो के लिए बात की है ना, पहले दो आपने जो है लेंथ कॉन्सेप्ट आपने कंसीडर किए, तो यहाँ पे जो है जरूर नहीं कि 8 + आपका 15 ही हो, 8 + 17 भी हो सकता था, यहाँ पे 8 + 17 भी हो सकता था। तो ये दोनों का सम जो है क्या 15 से ज्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल यहाँ पे कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड वाले, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या दे रखा है हमें पास में कि वो दे रखा है 15 + 17, ये भी तो होगा। तो ये क्या यहाँ पर जो है आपकी थर्ड वाली साइड से जो है यहाँ पे क्या बड़ा है, तो बिल्कुल हाँ। देखो हर एक केसेस में आपके पास यहाँ पे जो है कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो इस केस में जो है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइदर या तो ये प्लस वाली कंडीशन फॉलो करवा लीजिए या फिर ये डिफरेंस वाली कंडीशन फॉलो करवा लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को लेके, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा बी। लेकिन हम यहाँ पे और भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या दे रखा है। तो देखो पहला दे रखा है 10, और अगर हम बात करें दो अगली सम की बात करें तो 6 + 4 हो जाएगा हमारे पास में। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल अगर हो जाएगा तो उस केस में जो है आपका ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो डी में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डी में क्या दे रखा है आपके पास में कि जो दो एंगल्स का सम है, दो साइड्स का सम है, यानी क्या हो जाएगा 8 + 10 अगर हम बात करें तो उनका सम कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा, जो तीसरी साइड यानी कि 20 से छोटा है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है यह वाली, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इस ऑप्शन में, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी, मैंने आपको जब भी ट्रायंगल आपका मैंने स्टार्ट करवाया था क्लासरूम में, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको यही बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल के ड्रॉ होने की कंडीशन क्या होती है कि दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से कम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो है ट्रायंगल जो है वो फॉर्म करेगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन था आपको किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना था। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में भी करवाया हुआ है यहाँ पे। तो जो देखो यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पे तो देखो क्या दे रखा हमें यहाँ पे, हमें बोला गया है यहाँ पे कि साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 हमें यहाँ पे गिवन है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, इसका एक लाइन में आंसर आएगा। बस मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो मुझे दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मुझे यहाँ पे दे रखा है, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2 यहाँ पे मुझे गिवन है। अब बात करते हैं मुझसे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करवाने की बोल रहा है यहाँ पे, वो साइन की पावर -7 थीटा प्लस कॉस 1 की पावर मेरे को यहाँ पे कितना बोला है 7 थीटा इज इक्वल टू आपको बताना है कितना यहाँ पे होगा। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना था। अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कॉसेक थीटा जो है मेरा क्या होता है, यहाँ पे साइन का इनवर्स होता है, इनका मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 भी तो हो सकता है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है दोनों जगह साइन थीटा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे, कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो क्या करेगा इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास साइन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे 2 रखोगे तो ऑब्वियसली बात है इसका सम आएगा 2 से ज्यादा आएगा। यहाँ पे 2 आपकी वैल्यू रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है हमें पता है कि वो -1 से लेके
जो है यहाँ पे किस कहाँ तक होती है, वो होती है +1 तक होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो साइन की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जो -1 से +1 के बीच में हो और इस कंडीशन को फुलफिल करवाती हो। तो यहाँ पे जो है हमें सीधा सीधा सा पता चल रहा है कौन से होगा हमारे पास, वो हो जाएगा साइन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट इजीली कर सकते हैं। तो 1 जैसे पुट करोगे तो 1 + 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई है वैल्यू, हमें मिल गई है कि साइन की जो वैल्यू बनेगी इस क्वेश्चन में, साइन थीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है 1 की पावर कितनी होगी, -7 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास साइन की वैल्यू 1 है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो भी यहाँ पे 1 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो अगर हम बात करें कॉसेक थीटा ही तो था, तो इसकी वैल्यू जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 पुट करते तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। इसकी पावर कितनी है, तो 7 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके किस तरह से बताए थे मैंने, कि जब फंक्शंस इनवर्स हो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो 2 इनवर्स फंक्शन हो, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा हो, कॉस थीटा और सेक थीटा हो, और टेन थीटा और कॉट थीटा हो। तो अगर यहाँ पे इनका सम जो है, अगर आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, सम जो है अगर आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था, इसको मैं रीज कर देता हूँ सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ है कंडीशन क्या थी, वो एक बार आपको एक्सप्लोर करवा लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी कि किस तरह से हमने वो क्वेश्चन उस टाइम पे देखे थे। तो देखो आपको पास मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा था। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा विजिबल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे है, अगर इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो उस केस में इफ आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया था कि उस केस में है, देन आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कि साइन की पावर m थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा हमेशा। तो ये वैल्यू भी आपके पास हमेशा क्या बनेगी, 2 आएगी, यानी साइन की पावर m, साइन की पावर m होगी, साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी, और कॉसेक थीटा की पावर जो है n अगर हो गई है, तो उस केस में भी आपका जो है यहाँ पे वैल्यू 2 ही आएगी यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी, -7, और n की वैल्यू थी वो क्या थी, +7 यहाँ पे वैल्यू था। तो इसी क्वेश्चन में तो देखो आपके पास सिंपल हो गया। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया था यहाँ पे, दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि अगर cos थीटा दे रखा है, यहाँ पे सॉरी cos थीटा दे रखा है, प्लस आपके पास क्या दे रखा है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम भी अगर आपको 2 दे रखा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 होगी। तो उस केस में जो है आपके पास क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी cos की पावर m थीटा प्लस सेक की पावर यहाँ पे n थीटा। इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे, वो आपके पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये कंडीशन भी मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड हमें क्या बोला गया था कि हम अगर यहाँ पे आ जाएगी, आपके पास दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उस केस में भी आपका क्या बनेगा, tan की पावर m थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा इज इक्वल टू भी आपका हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई थी फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस के बारे में, जब हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था क्लासरूम के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद आ गई होंगी कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे इस टाइप के। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका 2016 में पूछा गया था। तो आई होप अब आपको यहाँ पे चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, पता चल गया होगा कि किस तरह से था जो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये चीज़ें आपको पता थी, तो यहाँ पे 2016 के जो पेपर था उसमें आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते थे। तो बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आता है। तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, मैं इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली यहाँ पे। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो देखो उसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का आपके पास यहाँ पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखो
चलिए तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोला गया है यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखा है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ एक बार, 3√7 अपॉन में √5 प्लस 2 आपको दे रखा है, √2 दे रखा है, माइनस आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो माइनस हमें दे रखा है 5 अपॉन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे जो है वो क्या दे रखा है आपको √2 प्लस √7, अगर बात करें आगे तो यहाँ पे प्लस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 2√2, और आपको यहाँ पे डिवाइड में क्या दे रखा है यहाँ पे, तो वो दे रखा है √7 प्लस √5 आपको यहाँ पे ये गिवन दे रखा है। और यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो जो आपको डिवाइड में जो अंडर रूट दे रखा है यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके रैशनलाइज फैक्टर से। तो रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा आपको हमें पता है, यहाँ पे जब भी इस तरह के आपके पास कंडीशन आती है a प्लस अंडर रूट समथिंग b आपके पास बनता है, या फिर बात करें √a प्लस √b आपका कभी भी बनता है, तो यहाँ पे इसका जो रैशनलाइज फैक्टर होता है उस केस में आपका जो साइन होता है बीच का, इसको आपको चेंज कर देना होता है। यानी का मतलब अगर प्लस दे रखा है तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस दे रखा है तो आपको प्लस यहाँ पे कर देना है। तो इसके क्या हो जाएगा, ये इसका रैशनलाइज फैक्टर बनेगा। तो रैशनलाइज फैक्टर इसका क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा a माइनस √b, और यहाँ पे क्या बनेगा √a माइनस √b आपका जो है यहाँ पे रैशनलाइज फैक्टर बनेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके रैशनलाइज फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रैशनलाइज फैक्टर से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर हम टर्म्स को लिखें यहाँ पे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसको देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को लेते हैं यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 हो जाएगा, ये 3 दे रखा है। इसके बाद क्या आएगा, ये √5 प्लस √2 आपको यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या बनेगा, इसका बनेगा यहाँ पे ऊपर नीचे इसका रैशनल फैक्टर बनेगा, तो वो बनेगा √5 माइनस √2। तो ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा √5 माइनस √2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा टर्म्स बनेगा आपके पास में, जो हमें पता है यहाँ पे कि अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक पास a माइनस बी प्लस a प्लस बी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर बात करें यहाँ पे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या होता है आपके पास यहाँ पे, वो होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 3√7 एंड 2 क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यानी 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू, ये बनेगी 3, तो ये 3 बनेगा, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पे, दैट इज द टर्म्स यहाँ पे आपके पास बनेगी। तो देखो अब इस क्वेश्चन में जो था यहाँ पे आपने इस तरह से सॉल्व किया है, तो आपको अगर इस क्वेश्चन में जो है इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने अभी आप तक सॉल्व किया है। कैसे करते हैं यहाँ पे, तो बड़ा सिंपल था। यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या रखना था यहाँ पे कि देखो जो न्यूमरेटर की इसको साफ करता हूं मैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको कि देखो रैशनलाइज फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करना ही है हमें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, देखो करना क्या है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में टर्म क्या है आपके पास में 5 और 2, अंडर रूट के अंदर क्या है 5 और 2 आपके पास यहाँ पे जो टर्म्स है उनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये देखो 3 जो आपके पास लिखा हुआ है क्या ऊपर भी न्यूमरेटर में भी है, बिल्कुल है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, √2 है तो आपके पास 2 और ये 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, क्या ऊपर 5 है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। अगर हम बात करें यहाँ पे 7 और 5 जो है आपको दे रखा है इनका डिफरेंस कितना है 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या 2 है, बिल्कुल है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन बनती है तो उस केस में जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, यहाँ पे टर्म्स आपस में काट देनी है आपको, यहाँ पे टर्म्स आपस में काट देनी है, और क्या करना है न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स बची हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके रैशनलाइज फैक्टर से। तो इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा आपके पास में √7 हो जाएगा, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास में √5 माइनस √2 आपको यहाँ पे करना है, कोई सिंपल सा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चीज को आपको थोड़ा सा चेंज कर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू को आपको पहले लेना है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे चेंज कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा आपके पास में, और इसको आपको ये लिखना है √7, इसको √7 प्लस √2 कर देना, तो यहाँ से आपके पास इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास √7
यहाँ पे आ जाएगा अगर, और माइनस क्या आ जाएगा √2। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आप √2 और √7 का रेशनल फैक्टर क्या लोगे, √2 माइनस √7, तो उस केस में क्या आएगा, 2 - 7 आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो उस केस में फिर आपको ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ साइन चेंज नहीं करते हो तो इसको चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे फिर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो उस केस में जो है यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा √2, इसके बाद क्या आ जाएगा इसका रेशनल फैक्टर √7 माइनस √5, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो √7 और √5 कितना हो जाएगा, √ का 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √ का 35। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे √35 हो रहा है, देखो ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई करने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ये माइनस का साइन है आगे, तो क्या आएगा, माइनस का √35 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी √ का 35 और ये भी √ का 35, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये काट दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, √7 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, √2 से, माइनस के √2 से, तो क्या आएगा, माइनस का √14 आएगा। क्या आएगा, माइनस का √14 आएगा। तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का √14 आएगा, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, √2 और √7 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √ का 14, लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी यहाँ पे कट गई है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये √ का 5 है और ये √ का 2 है, लेकिन दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, √10 बनेगा पॉजिटिव का। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की, इसको और इसको, तो क्या बनेगा, माइनस का √10, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनली सारी टर्म्स कट जाएंगी, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस आपको जो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको आया है और किस तरह से सॉल्व यहाँ पे करना है। तो इस क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन जो थे हमारे पास में रैशनल सेक्टर वाले, ये भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हुए हैं क्लासरूम के अंदर। तो देखो वही जो क्वेश्चन जो हमने क्लासरूम के अंदर सॉल्व किए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है, क्वेश्चन तरीके आपको समझ में आ गए, तो आप इजीली जो है 2 मार्क्स गेन कर सकते हो हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, इफ, देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, देखो बोला गया इफ a + b - c का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू 2ab प्लस 2a जो आपको दे रखा है। तो इसकी वैल्यू में आपको बताना है यहाँ सॉल्व करते हुए कि आपको जो है a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा पर जब आप इसको एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। तो देखो कैसे करना है यहाँ पे सॉल्व, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला जो है हमें पता है क्या होता है यहाँ पे, वो होता है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर का। अब आपको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, a + b - 6 का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्या करते हैं, क्या देखा आगे, a² + b² प्लस 1, इसको 1 को मैं 1² लिख सकता हूँ, बिल्कुल हाँ, क्या हो गया हमारे पास 1² हो जाएगा। इसके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का 2b हो गया यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस का, अगर हम बात करें तो इसको इधर लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का
टू, इसको उधर वाली जो इक्वल के वाली वैल्यूज को सीधा शिफ्ट कर देते हैं, 2ab हो जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा माइनस का 2a हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास में वो हमने इस तरह से लिख लिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको इसका जो टर्म्स है, इस टर्म्स को ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं बस इस वाले टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस टर्म्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा समझो, यहाँ पे क्या इस टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दीजिए, मैं सिर्फ इस टर्म्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाली पूरे टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि क्या हो जाएगा 2 माइनस ए इंटू 1, इस वाले टर्म्स को लिख रहा हूं पहले, है ना, ठीक है। जहां पर ये आ गया उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में 2 इंटू बी इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हमारे पास में प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू बी, तो ये टर्म्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं उस वाली को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखो क्या ये ए माइनस ए प्लस बी और प्लस 1 का यहाँ पे क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। देखो एक बार क्या देखा है यहाँ पे, माइनस ए दे दिया है यहाँ पे, तो माइनस ए तो क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर तो ए होता है यहाँ पे, देखो एज इट इज आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका यहाँ पे एज इट इज हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या देखा है आपके पास 2ab है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, a क्या है माइनस का है तो माइनस का 2a हो जाएगा, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो 2ab वाला टर्म्स कौन सा आ जाएगा, देखो ये वाला टर्म्स आ गया 2ab का, तो क्या आएगा माइनस का 2ab बनेगा, तो माइनस का 2ab बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2ab आ गया। अगर हम बात करें इस वाले टर्म्स की तो 2bc, तो 2bc कितना है यहाँ पे 1 है और b आपका एज इट इज है, तो क्या आएगा 2b बनेगा, तो देखो 2b बन गया यहाँ पे। अगर हम बात करें 2ac, तो a क्या है नेगेटिव, तो क्या बनेगा 2a और c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2a, तो देखो माइनस का 2a बन गया। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास में, a माइनस का a प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं इसको रेज करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहाँ पे, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, तो क्या होगा, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा इस केस में, तो देखो यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी आपके पास में, क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 0, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये टर्म्स मेरे पास यहाँ पे बन गई। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें तो ऊपर वाले टर्म्स को तो मैं इरेज करता हूँ, फॉर्मूला जो है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपके पास में कि अगर किसी भी केस में अगर किसी टर्म्स का यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वायर्स का सम जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, देखो मुझे पता है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, किसी भी स्क्वायर की टर्म्स की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी टर्म जो है नेगेटिव नहीं आएगी, सारी टर्म्स क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो जब सेम साइन की वैल्यूज होंगी तो उस केस में क्या होगा, ये एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो उस केस में जो है अगर ये 0 के अलावा कोई और टर्म है तो उसका सम हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या होगी इस केस में कि यहाँ पे ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब ईच टर्म की वैल्यू जो हो वो क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, तभी ये कंडीशन फॉलो कर सकती है, अदरवाइज कंडीशन फॉलो नहीं करेगी यहाँ पे। तो अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है स्क्वायर, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर जो है, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू जो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव बनेगी, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव बनेगा। अगर ए की कोई और बी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे जो है इस टर्म्स की वैल्यू जो है वो भी क्या होनी चाहिए, पूरे के पूरे टर्म्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और इसके भी पूरे पूरे टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 यहाँ पर हो जाना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फर्दर लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा -1 यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं क्या करता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू में ये हो जाएगा पास 6 + 1 7 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे अगर हम बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 7/2 यानी कि 3.5 यहाँ पे 3.5 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से जो था आपके पास में क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, बस आपको चीजें तो थी वो यहाँ पे ये समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या थी, वो ये वाली चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। एंड सेकंड थिंग्स, ये वाली चीज जो आपको मैंने क्लासरूम में बताई थी वो वाली चीज भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, तो अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको बस पता होनी चाहिए, जो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस करवा चुका हूँ, यहाँ पे बता चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बोला गया है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर कॉन्सेंट्रिक। तो यहाँ पे आपके पास 2 सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस कितनी कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और इनका कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे कि जो दोनों के सेंटर्स हैं वो दोनों के सेंटर्स हैं वो क्या है यहाँ पे सेम है। तो उस केस में आपको क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज टच द स्मॉलर सर्कल इज। तो आपको बताना है कि जो ग्रेटर यानी बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है वो क्या करती है, छोटे वाले सर्कल को टच करती है। तो छोटे वाले सर्कल को टच करती है तो उस केस में जो आपको कॉर्ड की जो लेंथ है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे पास मैं आपको ट्रायंगल बना के समझा देता हूँ इस बार किस तरह से होगा कि एक तो बड़ा वाला सर्कल ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल हो गया और इसी के अंदर एक छोटा वाला सर्कल भी है। एक छोटा वाला सर्कल बनाए थे यहाँ पे, देखो छोटा वाला सर्कल बन के यहाँ पे देखो। अब देखो दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका सेंटर हो गया। अब मेरे से क्या बोला गया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड जो है, इसकी मान लेते हैं कि इसकी कॉर्ड जो है वो ये है, ठीक है, जो यहाँ पे इसको टच करती है, ठीक है, यहाँ पे इसको टच कर रही है, इसकी कॉर्ड हो गई। तो मुझे यहाँ पे जो कॉर्ड दे रखा है ये मुझे कॉर्ड की लेंथ पूछा, यानी कि यहाँ पे इस कॉर्ड की लेंथ को मानते हैं ए बी, यानी कि ए बी की हमें क्या पूछी गई है, यहाँ पे लेंथ हमसे पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो सेंटर से अगर बात करें छोटा सर्कल का जो ये है ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, और हमें पता है कि ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, और क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड भी करती है। तो हमें पता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ये सेंटर को O मान लेता हूँ, तो जब OB को मिला देता हूँ ये मेरे कितना हो गया, बाहर वाले यानी बड़े सर्कल का जो है रेडियस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ये 17 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं देता हूँ P पॉइंट देता हूँ यहाँ पे नेम। तो देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, P यहाँ पे हो गया BPQ। तो ये मेरे पास ट्रायंगल कौन सा हो गया यहाँ पे, अगर हम बात करें तो BPQ जो है, सॉरी BP और O नहीं, Q नहीं, O है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो हो गया मेरे पास में यहाँ पे, ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास हो गया है। अब देखो यहाँ पे उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास में, OB जो होगा इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे जो PO और PB जो है इसकी क्या हो जाएगी, बेस एंड हाइट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे या तो आप ये निकाल लीजिए वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए और उसका क्या कर लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा पाइथागोरस थ्योरम का वो यहाँ पे लगा दीजिए। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको टर्म्स बताई थी कि ट्रिपलेट जो है आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व यहाँ पे कर दोगे। तो इस केस में जब ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है इसके टर्म्स में यहाँ पे 8 और 17 आता हो, तो एक ट्रिपलेट हमारा होता है यहाँ पे, क्या होता है, वो होता है 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट यहाँ पे होता है। तो उस केस में जो है 8 आ चुका है, 17 आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स का याद होना बहुत जरूरी है। जो आपको मैंने ट्रिपलेट्स लिखाई थी उनका अगर आपको याद है तो यहाँ से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे PB जो है आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बोला कि जो यहाँ पर ये जो है ये लाइन क्या करेगी आपकी OP जो है इस कॉर्ड को अगर बात करें तो वो कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम बात करें AB की लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 15 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो लेंथ हो जाएगी आपके पास AB कॉर्ड की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो है ये टर्म्स पता होनी चाहिए थी कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे सर्कल के अंदर जो है किस तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने एग्जाम्स में किए हुए, क्लासरूम में किए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से था जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर C जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जो क्या दे रखा है कि देखो, चलिए
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सम व्हेन द शेडो ऑफ अ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज 15 बाय √3 मीटर। तो क्वेश्चन का क्या बोला गया, हमारे पास जो क्वेश्चन आया ये किसका क्वेश्चन है, हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या दे रखा हमें यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक पोल है, उस पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोल जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पोल हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक पोल है जिसकी शेडो क्या है 15 मीटर लॉन्ग पोल है। यानी एक बार बात करें तो यहाँ पे एक पोल हो गया, मान लीजिए ये पोल हो गया, तो इसकी जो लेंथ कितनी दे रखी है वो 15 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है। अब बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें 15 मीटर है ना, बिल्कुल हाँ 15 मीटर आपको दे रखी है। तो इसका जो शेडो बनेगा जमीन पे बनेगा, तो शेडो कौन सा बनेगा, वो ये शेडो आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो ये शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे, वो है 15/√3 मीटर आपको यहाँ पे वो गिवन है, यहाँ पे ये लेंथ आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री और ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमसे तो कौन सा क्या पूछा हमसे, एंगुलर एलिवेशन आपको पूछा गया, यानी कि आपको जो है आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो एंगुलर जो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें एंगुलर एलिवेशन तो बात करें, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें तो वो हमसे पूछा गया, यानी थीटा की वैल्यू पूछी गई। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपके पास में tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका यहाँ पे होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 15 आपके पास में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 15 अपॉन में √3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये √3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे √3 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी। तो हमें पता है कि tan थीटा जो है वो √3 कब होता है, तो वो होता है tan थीटा वो जो होता है वो tan 60 पर होता है। तो यहाँ पे जो है हम बात करें यहाँ पे tan 60 पर होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो था हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो क्लासरूम में किया हुआ बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास में, जो एग्जाम से हमसे पूछा गया 2016 वाले सीजीएल में। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था वो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम से पूछे गए थे 2016 की बात करें हम यहाँ पे, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। बट आपने जो क्लासरूम में पढ़ा था वहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई गई थी, अगर आपने वो अच्छे से क्लियर की हुई है तो यहाँ पर जो है आप इजीली 50 में से 50 मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर जो है आपको ये समझना होगा बस क्वेश्चन में जो आपको क्लासरूम में करवाएं वो किस तरह से किए, कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया वो क्या था, क्या क्या थ्योरम्स आपको लिखाई गई थी। अगर वो सारी चीज़ें आपको पता हैं तो आप इजीली यहाँ पर जो है आउट ऑफ द 50 मार्क्स आप 50 गेन कर पाओगे। तो अब आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नेक्स्ट डे सेम टाइमिंग पे 9 बजे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।